हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी के संचयन बुक से पाठ 1, जिसका शीर्षक है हरियर काका। और इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जहां लोगों को लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा है, वहां लोग जाना ही बंद कर देते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलना चाहता है, परंतु अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागता है। हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग भरोसा करके अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी अन्य के नाम लिखवा देते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पहले पहले तो रिश्तेदार भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है। बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते की तरह हो जाता है। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरियर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरियर काका से परिचय बचपन का है। हरियर काका उसके पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरफ प्यार और दुलार दिया। वे उससे अपनी कोई भी बात छिपाते नहीं थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरियर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई आरा से 40 किलोमीटर दूरी पे है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में हरियर काका नाम का एक व्यक्ति है, जिनकी अपनी देह से कोई संतान नहीं है, परंतु उनके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उनकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत कराना चाहता है कि आज समाज कितना स्वार्थी हो गया है। लेखक का हरियर काका के प्रति जो प्यार था, वह लेखक का उनके व्यवहार और उनके विचारों के कारण था। और उसके 2 कारण थे। पहला कारण कि लेखक हरियर काका के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण लेखक को उनकी मां ने बताया कि हरियर काका उन्हें बचपन में बहुत प्यार और दुलार करते थे। जब लेखक बड़े हुए तो पहली दोस्ती उनकी हरियर काका के साथ ही हुई। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरवारी यानी देव स्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपये, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिनको बहुत अधिक खुशी होती थी, वह अपने खेत का एक छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम कर देते थे, और यह एक तरह का प्रथा बन गई थी। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देव स्थान की वजह से पहचाना जाता था। उसके गांव का यह देव स्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान था। हरियर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया था। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था। लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां के आए लोग से करवाते थे और खुद वे कुछ भी काम नहीं करते थे। हरियर काका के 3 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अतिरिक्त सभी तीनों भाइयों के बाल बच्चे भी हैं। कुछ समय तक हरियर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु कुछ दिनों बाद हरियर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी हरियर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरियर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी हरियर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरियर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर लाया। उनके आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बजके यानी पकौड़ी, चटनी, रायता और बहुत कुछ बना था। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरियर काका को कोई पूछने वाला तक नहीं था।
हरिहर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोल रहे थे कि उनकी भाई की पत्नियां क्या सोचती है कि वे मुफ्त में उन्हें खाना खिला रही है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाने की सोची। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान ले आए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दे कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वो लोग उनसे बात भी करना बंद कर देंगे। खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए, यानी ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए व्यवहार की सजा देंगे। हरिहर काका के मन में दया का भाव जाग गया और वे फिर घर वापस लौट गए। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गए। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरिहर काका का काफी आदर सत्कार करने लगे। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत कुछ लोग यह मानते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन उनको उनके नाम लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत। क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने जीवन में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी के नाम लिखवा दिया। उनका जीवन बाद में कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला गणासा और बंदूकों के साथ अचानक हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचे और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाए, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए। वे हरिहर काका को देवस्थान ले गए थे। एक ओर तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप लेकर देवस्थान यानी ठाकुरबाड़ी पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा था। साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था ताकि वे आवाज न कर सके। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांध कर कहीं दूसरे गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया है। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका ने फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा कि उनके भाई अचानक उनके प्रति जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा वे प्रदान कर रहे थे वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे थे।
नहीं तो वे हरियर काका को पूछते तक नहीं। जब से हरियर काका देवस्थान से वापस घर आए थे, उसी दिन से हरियर काका के भाई और उनके दूसरे रिश्तेदार सभी यह सोच रहे थे कि हरियर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरियर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब हरियर काका के भाई हरियर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरियर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरियर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठे का निशान लगाते जाओ, नहीं तो उन्हें मार कर घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव वालों को इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरियर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई थी। जब हरियर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि हरियर काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए। उन्होंने उसी पल हरियर काका को जमीन पर पटका और मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हरियर काका की आवाज गांव गांव में पहुंच गई थी। हरियर काका का परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहे, तब तक महंत जी बड़ी दक्षता से और तेजी के साथ पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर के अच्छे से तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर घर के अंदर से हरियर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत में उनकी देवस्थान में भी नहीं हुई थी। हरियर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया, जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है। इस घटना के बाद हरियर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले। आश्चर्य की बात यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत ने काफी प्रयास किए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरियर काका को बहला फुसलाकर ले जाएंगे और जमीन देवस्थान के नाम करवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरियर काका को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई फिर से उन्हें पकड़कर मारेंगे और जमीन अपने नाम करवा लेंगे। लेखक कहता है कि हरियर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल भी बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरियर काका ने अमृत तो पिया हुआ है नहीं, मरना तो उन्हें भी एक दिन है, और जब वो मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरियर काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर काफी लड़ाई हो जाएगी। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। यथार्थ हरियर काका के पास धन था, लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं था और पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरियर काका के धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो खाया नहीं था दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे।